स्टडी बॉडीज़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज सीटेट के ईवीएस में परिवार एवं मित्र के बारे में जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए परिवार एवं मित्र हम लोगों का टॉपिक है आज का। परिवार तो ऐसे हम लोग जानते ही हैं, परिवार क्या होता है, सबका अपना अपना परिवार होता है। और मित्र बोले तो दोस्त, फ्रेंड हम लोगों का सबका है, सबका होता है। ठीक है, चलिए परिवार में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है, उसको हम लोग जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए परिवार व्यक्ति के समाज में सबसे बड़ी भूमिका परिवार का है। व्यक्ति के समाज में सबसे बड़ा भूमिका परिवार का है। हर एक व्यक्ति का सामाजिक विकास परिवार से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, परिवार सबसे मुख्य भूमिका निभाता है हर एक व्यक्ति के सामाजिक विकास में। ठीक है, चलिए अब दूसरा है मानव समाज की प्राचीनतम एवं आधारभूत इकाई परिवार है। मानव समाज की प्राचीनतम एवं आधारभूत इकाई परिवार है। हर एक मानव का सबसे पुराना और आधारभूत इकाई क्या है? परिवार है। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरा नंबर पे आते हैं। परिवार को अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन माना गया है। परिवार अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन है। ये सीटेट में कई बार इस क्वेश्चन को दोहराया गया है, पूछा गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। परिवार को अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन माना गया है क्योंकि परिवार अनौपचारिक शिक्षा से पहले आपको औपचारिक शिक्षा क्या है वो भी जानना पड़ेगा। औपचारिक शिक्षा जो हमें स्कूल में दिए जाते हैं, स्कूल में कैसे दिए जाते हैं ना, 1 के बाद जैसे हम लोग 2 क्लास में जाते हैं, 2 के बाद 3 क्लास में, 3 के बाद 4 क्लास में, 4 के बाद 5 क्लास में, उसी तरह सिलेबस टू सिलेबस, मतलब सिलेबस पहले टॉपिक 1 को पढ़ेंगे, फिर टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5, इस तरह से जैसे एक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, एक समय के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, एक निर्धारित समय रहता है, एक निर्धारित टीचर रहता है, उसी तरह उसे ही आपका औपचारिक शिक्षा कहलाता है। और अनौपचारिक शिक्षण उसका उल्टा होता है। उल्टा बोले तो अनौपचारिक शिक्षा का कोई निर्धारित समय नहीं होता है, निर्धारित प्लेस नहीं होता है, निर्धारित आदमी नहीं होता है, निर्धारित टीचर नहीं होता है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा जो हमें पहले मम्मी पापा से मिलते हैं, मम्मी पापा समझ आते हैं बेटा ये ए है, ए पर एप्पल होता है, तो हम लोग जानते हैं ए पर एप्पल होता है। ठीक है, ये पेड़ है, ये पत्ता है, ये टहनियाँ है, ये हवा है, ये सूर्य है, ये आसमान है। ठीक है, इसी तरह जो शिक्षा हमें मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन और फ्रेंड कभी भी कहीं भी किसी भी जगह में किसी भी टाइम में कुछ भी हम सीखते हैं उसे ही अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और औपचारिक शिक्षा उसका उल्टा, एक निर्धारित समय, निर्धारित प्लेस, जैसे स्कूल, ट्यूशन हो गया, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट संस्था, जहां हम लोग एक समय के अनुसार जाते हैं, पढ़ते हैं और समय में छुट्टी भी होते हैं, घर आते हैं, वो है औपचारिक शिक्षा। ठीक है, अनौपचारिक और औपचारिक लगता है आप लोगों का क्लियर हो गया है। चलिए तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक क्या है हम लोगों का? परिवार शब्द अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतर है। अब हम लोग आएंगे परिवार शब्द कहाँ से आया। परिवार शब्द इंग्लिश फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। जैसे एप्पल, APPLE, एप्पल को क्या कहते हैं? सेब। वो क्या है? इंग्लिश का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, उसी तरह फैमिली का हिंदी रूपांतरण परिवार। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि फैमिली वर्ड कहाँ से आया। ठीक है, अब फैमिली वर्ड कहाँ से आया, चलिए आज देखते हैं। यहाँ पे फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमुलस नामक शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है नौकर। फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फैमुलस नामक एक शब्द से फैमिली बना है। ठीक है, फैमुलस शब्द का अर्थ है नौकर। ठीक है, इसको याद रखिए। फैमुलस शब्द का क्या अर्थ है? नौकर। यह भी आपका क्वेश्चन बन सकता है सीटेट में। ठीक है, और फैमिली शब्द कहाँ से हम लोग का उत्पत्ति हुआ है? लैटिन भाषा से। किस भाषा से? लैटिन भाषा से। ठीक है, चलिए अब आते हैं परिवार की विशेषता। सामाजिक संस्था, रक्त संबंध, नाम वंशावली, सामाजिक सुरक्षा की बुनियादी इकाई, वैवाहिक अनिवार्यता, निवास स्थान, आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक है सामाजिक संस्था। सामाजिक संस्था क्या है? परिवार की विशेषता, परिवार का विशेषता सामाजिक संस्था।
सामाजिक संस्था का सबसे पहला स्थान परिवार है। ठीक है, परिवार के बाद हम लोग जाते हैं आस पड़ोस। ठीक है, आस पड़ोस के बाद हम लोग जाते हैं समाज, समाज के बाद हम लोग जाते हैं देश। इसी तरह से परिवार सामाजिक संस्था का सबसे पहला इकाई है। ठीक है, चलिए अब दूसरा, रक्त संबंध। रक्त संबंध क्या है? रक्त संबंध वंश परंपरा। जैसे दादाजी के बाद पप्पा लोग के बाद हम लोग के नीचे आएंगे तो हम लोग के बेटा बेटी। इसी तरह से ये रक्त संबंध है। मेरा दादा कौन है ना, मेरे पापा का पिताजी है। ठीक है, इसी तरह ये रक्त संबंध है। ये परिवार का एक वंश परंपरा है, एक वंश के अनुसार विस्तार होते जाता है। ठीक है, चलिए रक्त संबंध हो गया। अब नाम वंशावली, वही वाली बात बोल रही अभी, जो नाम वंशावली नाम है, ये कौन है? मेरे पापा के पापा का पोता है हम। ठीक है, इसी तरह वंशावली में ये उनका बेटा है, ये उनकी बेटी है, ये उनका पोता है, ये उनकी पत्नी है। ठीक है, तो इसी तरह से नाम वंशावली परिवार में चलता है। परिवार एक आदमी से परिवार नहीं होता है, परिवार में बहुत सारे परिवार है। चलिए जब परिवार के प्रकार में आएंगे तब उसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। क्या है आपका 4 नंबर है सामाजिक सुरक्षा का बुनियादी इकाई। सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा का बुनियादी इकाई सुरक्षा। परिवार में हर व्यक्ति एक सुरक्षित महसूस करते हैं। परिवार, घर, सभी परिवार का एक अलग से घर होता है। घर में वो अपना सुरक्षित महसूस करते हैं, ये हमारा घर है। जैसा भी है हमारा घर है। आप किसी और के घर में रहिएगा, आपको उतना अच्छा नहीं, उतना सुरक्षित महसूस नहीं होगा। अरे कुछ हो गया, तबीयत खराब हो गया तो कौन हमको देखेगा या नहीं देगा। घर में कुछ हो गया तो आप सुरक्षित महसूस करते हैं, हाँ हम घर में हैं। जैसा भी हम घर में हैं तो वहाँ एक सुरक्षित है। जैसे छोटा बच्चा अपने मम्मी के गोद में सुरक्षित महसूस करता है। ठीक है, उसी तरह अगर उसी बच्चा को कोई अजनबी हाथ में उठा लेगा तो वो रोने लगेगा। क्यों रोने लगेगा? क्योंकि वो वहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, कौन हमको उठा लिया, एक डर पैदा हो गया मन में। उसी तरह से है सामाजिक सुरक्षा की बुनियादी इकाई। समाज में सुरक्षित है, बाहर की दुनिया से घर हमारा सुरक्षित है, परिवार हमारा सुरक्षित महसूस करते हैं हम परिवार में। ठीक है, चलिए आपका 5वां है वैवाहिक अनिवार्यता, शादी, विवाह। परिवार में विवाह अनिवार्य है क्योंकि विवाह होगा उसके बाद ही वंश वृद्धि होगा। ठीक है, तो परिवार में शादी होता है। परिवार का एक उन लोगों का भी कर्तव्य होता है कि उसको शादी ब्याह देने का। ठीक है, उसके बाद ही वंश में वृद्धि होगा। ये परिवार परंपरागत वंश परंपरागत चलते जाएगा। ठीक है, तो चलिए वैवाहिक परम अनिवार्यता हो गया। अब निवास स्थान, हर परिवार का एक निवास स्थान होता है, एक फिक्स्ड घर होता है ना। उसी तरह प्रत्येक परिवार का एक अलग घर होता है। उस घर में सभी परिवार मिलके रहते हैं और पे खाना पकते हैं, सभी एक साथ पकाते हैं और खाते हैं और परिवार में अपना सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, निवास स्थान भी हो गया। अब आर्थिक व्यवस्था प्रत्येक परिवार को चलाने के लिए एक आर्थिक व्यवस्था की जरूरत पड़ता है ना। परिवार कैसे चलेंगे? बिजली का बिल कहाँ से आएगा? आप खाना किस में पकाएंगे? गैस चूल्हा खरीदिएगा तब भी पैसा की जरूरत है, खाना बनाइएगा फिर भी पैसा का जरूरत है कि नहीं? तो आर्थिक व्यवस्था, हर एक परिवार का एक आर्थिक व्यवस्था होना चाहिए और होता भी है। कुछ ना कुछ, किसी का कम किसी का ज़्यादा, लेकिन होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। परिवार को 2 भागों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। एक है संयुक्त परिवार, दूसरा है एकल परिवार। अब आते हैं संयुक्त परिवार क्या है? जैसे सब मिलके एक साथ रहते हैं। सब मिलके बोले तो मान लीजिए आपका दादाजी का 3 बेटा है। ठीक है, तीनों बेटा का शादी हो गया है, सबका 1-2 करके बच्चा है। ठीक है, सब एक साथ मिलके एक ही घर में रह रहे हैं, एक साथ खाना बना रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, सब एक साथ जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं एकल परिवार में सिर्फ एक जुगल रहेंगे, उनके 2 बच्चे रहेंगे, बस ये है आपका एकल परिवार।
एकल परिवार में एक पुरुष, उनका स्त्री और उनके बच्चे, ठीक है, यह है एकल परिवार। और सब मिलके जिसमें रहेंगे वह है संयुक्त परिवार। समझ में आ गया आप लोगों को शायद। चलिए अब आते हैं परिवार का महत्व। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। बालक के व्यक्तित्व एवं चरित्र का नींव कहाँ पड़ता है, ये क्वेश्चन भी आए हैं बहुत बार परिवार में। बालक के व्यक्तित्व एवं चरित्र का नींव परिवार में पड़ता है, ठीक है, परिवार से ही उनका चरित्र एवं बालक के व्यक्तित्व एवं चरित्र का नींव परिवार में पड़ता है, ठीक है। चलिए, मतलब चरित्र का विकास होता है, उनका नींव, उसका जो विकास होने का दर, उसका विकास होने का क्रम सब परिवार में पड़ता है। किस तरह से होता है, किस तरह का विकास होता है, उनका व्यक्तित्व का विकास, ठीक है। चलिए अब शैक्षिक महत्व, अब आते हैं शैक्षिक महत्व। बालक का प्रथम पाठशाला परिवार है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। माँ प्रथम आदर्श गुरु, माँ प्रथम आदर्श गुरु, आपको शायद सीटेट में पूछ देंगे कि आपका प्रत्येक बालक का प्रथम गुरु या शिक्षक कौन है, तो आप क्या लिखिएगा, टीचर? नहीं, टीचर नहीं होगा, उसमें पहला गुरु होगा मम्मी, माँ, पिताजी भी नहीं होगा, मम्मी होगा, ठीक है, इसको आप नोट करके रखिएगा। चलिए परिवार में उनके शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, शारीरिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास परिवार से होता है, ठीक है, कि रूपरेखा तैयार होता है परिवार से। कहाँ से ना, परिवार से। अब परिवार में उनके शारीरिक विकास, ठीक है, उनका मतलब पौष्टिक आहार के अनुसार निर्भर करता है। अब मानसिक विकास, किस तरह से मम्मी पापा उनको, बच्चे मतलब जब छोटे होते हैं तब किस तरह से परवरिश करते हैं, किस तरह से उसे शिक्षा दिया जाता है, उसी के अनुसार उनका मानसिक स्तर, मतलब मानसिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। चलिए अब संवेदनात्मक, सांस्कृतिक, संवेदनात्मक अपने संवेग, गुस्सा, क्रोध, रोना, हंसना, मजाक उड़ाना, ये सब संवेग है, ठीक है। इन सब का भी विकास उनका परिवार से ही, परिवार में ही उसका रूपरेखा तैयार होता है। रूपरेखा यानी उनका सिलेबस तैयार होता है, किस तरह से बड़े होकर ये कैसे बनेंगे, इनका क्रोध कैसा होगा, ये आगे जाकर कैसे ये बनेंगे, ठीक है। सांस्कृतिक, अब संस्कृति में, संस्कृति बोले तो उनका अपना स्वभाव, अपना संस्कृति, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, कैसा बड़ों के सामने फेस आएंगे, इसे संस्कृति कहते हैं। इसको जैसे उनके मम्मी पापा बच्चे में मतलब जब छोटे होंगे तब सिखाएंगे, उसी तरह ही उनका सांस्कृतिक विकास होगा, सांस्कृतिक मेंटलिटी बनेंगे और सांस्कृतिक परिवेश में उनका एक अच्छा नाम होगा, ठीक है। चलिए, एवं नैतिक विकास, नैतिक विकास भी उसी तरह से है, नैतिकता का विकास उनमें हो जाता है। उसे बच्चे में जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनका जैसे जिस तरह से उसका परवरिश करेंगे, जिस तरह से उसका नैतिक स्तर को बढ़ाएंगे, उसी तरह से ही उसका नैतिक विकास आगे चलकर होंगे, ठीक है। चलिए अब नैतिक विकास की रूपरेखा परिवार से ही तैयार होता है, रूपरेखा तैयार होता है, कहाँ से होता है ना, परिवार से। ये सब आपका इंपॉर्टेंट है, शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास की रूपरेखा कहाँ से आपको पूछ देंगे। शारीरिक रूपरेखा तैयार कहाँ से होता है बच्चे का, तो आपका होगा परिवार से। वहीं से पूछ देगा मानसिक रूपरेखा का विकास, विस्तार कैसे होता है, कहाँ से होता है, तो परिवार से। इसी तरह हर एक से क्वेश्चन बन सकता है, आप ये सब नोट करके रखिएगा। ये सब एक साथ आपको जो पढ़ाया जा रहा है सब इंपॉर्टेंट है, सब सीटेट से ही पूछा गया है, सीटेट का सिलेबस से ही ये सब है, कहीं बाहर से कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब परिवार के बारे में गांधी जी ने क्या कहा है। ऐसे तो बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने, बहुत से हम लोगों का महान व्यक्तियों ने बहुत कुछ परिवार के बारे में कहे हैं। उनमें से गांधी जी जिसका कथन है और जो बार बार पूछा जाता है सीटेट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गांधी जी ने क्या कहा है, बालक को प्रथम 5 वर्ष में जो शिक्षा मिलती है वह फिर कभी नहीं मिलती। बालक को जो 5 वर्ष में जो शिक्षा मिलती है वो फिर कभी नहीं मिलती। 5 वर्ष यानी जब बच्चे छोटे होते, जब घर में रहते हैं, तब जो शिक्षा उसको मिलते हैं वो फिर कभी नहीं मिलती। अब मित्र के बारे में जानेंगे, ठीक है।
मित्र का संबंध खेल से है। क्या है? मित्र का संबंध खेल से। छोटे बच्चा जब मतलब घर से बाहर निकलते तो क्या वह मतलब मित्र मतलब खेल के साथी का तलाश करते हैं। ठीक है, तो मित्र का संबंध किससे है ना? खेल से है। तो खेल बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है ना? खेल है। मतलब खेल उनके लिए एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जैसे भोजन स्वाभाविक प्रवृत्ति है, निद्रा स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वो सब करना ही चाहिए, वो सब जरूरी है। इसी तरह मित्र के जीवन में खेल भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए अब खेल के द्वारा ही बालक का शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास होता है। शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास होता है। खेल के द्वारा ही समाज में कैसे रहना है, समाज के लोग कैसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, वो सब सीखते हैं। घर में तो लोग घर के परिवेश के बारे में जान लेते हैं, लेकिन घर से जब बाहर निकलते खेल साथी समूह के साथ, तो बाहर के जो दूसरे समाज के दूसरे परिवार से जो बच्चे आते हैं, ठीक है, उनका रहने का, उनका बैठने का, उनके बोलने का, ये सब तरीका वो सीख जाते हैं। वो है सामाजिक विकास, समाज के रहन सहन का विकास। ठीक है, शारीरिक विकास, जैसे खेलेंगे तो शारीरिक वृद्धि होगा, मांसपेशी में वृद्धि होगा, उसी तरह। ठीक है, और आपका मानसिक जब जितना हम लोग खेलेंगे उतना माइंड हम लोगों का शार्प रहता है। जैसे बच्चे लोग जितना खेलेंगे उनका देखिएगा, उनका माइंड शार्प रहेगा, पढ़ने में रुचि लेंगे, आगे काम करने में रुचि लेंगे। ठीक है, और घर में बैठे रहेंगे तो नहीं मम्मी आज नहीं पढ़ना है, नहीं पापा आज नहीं पढ़ना है, ऐसे करते रहेंगे, बहाना मारते रहेंगे। ठीक है, तो खेलना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ठीक है, खेल से शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास होता है। ये सब हर क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है सीटेट में। ठीक है, यही सब क्वेश्चन से आपका, यही सब टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं बालक की शिक्षा में कार्य एवं खेल की भूमिका। बालक की शिक्षा में खेल एवं कार्य की क्या भूमिका है, क्या नहीं है, उसके बारे में इस टॉपिक में जानेंगे। ठीक है, चलिए आधुनिक शिक्षा में क्रिया यानी करके सीखना एवं खेल को विशेष महत्व दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा मतलब अभी जो शिक्षा दिया जा रहा है, अभी का जो शिक्षा है, ठीक है, वो किस में निर्भर है? जो करके सीखने पर, मतलब अपने हाथ से प्रैक्टिकल पर ज़्यादा उन लोगों का ध्यान है कि प्रैक्टिकल ज़्यादा कराया जाए। ठीक है, उनका बच्चे जो कुछ भी सीखेंगे उसको उनके समक्ष किया जाए, उनके आंखों के सामने किया जाए। तो वो जो हम लोग देख के जो सीखते हैं ना, करके जो सीखते हैं, वो हमारे माइंड में स्थिर रह जाता है। ठीक है, इसीलिए आपका करके सीखने पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है आज के डेट में। ठीक है, खेल के माध्यम से जटिल को भी सहजता से अर्जित करते हैं। अगर हम शिक्षा बच्चे को खेल के माध्यम से देंगे, खेल में देंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा शिक्षा को अपने अंदर ऑब्जर्व करेंगे, अपने अंदर खींचेंगे। ठीक है, और उसके माइंड में स्थिर होकर रह जाएंगे वही शिक्षा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप जोड़ सिखाना चाहते हैं एक बच्चे को बोलेंगे ये क्या है? बच्चे बोलेंगे सर कॉपी है। कितना कॉपी है? सर एक है। ये क्या है? सर ये भी कॉपी है। कितना है ये? सर एक है। अब बताइए कितना कॉपी है? सर दो है। तो कैसे दो हुआ? सर ये एक हम गिन लिए, सर दो हुआ। इसी तरह खेल के माध्यम से ये कॉपी लिए, अगले बार हम गेंद लेंगे, अगली बार हम पेड़ लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, डस्टर लेंगे, चौक लेंगे, बेंच लेंगे, या फिर बच्चे को लाइन में खड़ा करके सिखाएंगे। ठीक है, तो खेल के माध्यम से शिक्षा देना है। ठीक है, और उनको सिखाना है। वो जो सिखाएंगे वो वाला खेल के माध्यम से जो शिक्षा दिया जाएगा वो बच्चे के माइंड में एकदम स्थिर होकर रहेगा, भागेगा नहीं, कहीं गायब नहीं होगा। ठीक है, बच्चे भूलेंगे नहीं, बच्चे समझेंगे। चलिए, खेल एक रचनात्मक प्रवृत्ति है। खेल एक रचनात्मक प्रवृत्ति है। खेल के माध्यम से हम रचना करना जानते हैं। खेल बच्चे को रचनात्मक प्रवृत्ति में विकास करते हैं। रचनात्मक प्रवृत्ति बोले तो रचना, मान लीजिए खेल में एक मिट्टी का बर्तन बनाए, तो क्या वो रचना करके मतलब वो बनाने का तरीका वो सीख लेते हैं। एक कागज की नाव बनाए तो वह रचना कर रहा है, एक नाव बनाने का प्रक्रिया सीख रहा है। ठीक है, तो उसी तरह खेल के माध्यम से बहुत रचनात्मक प्रवृत्ति होता है। प्रवृत्ति रचनात्मक और बहुत कुछ रचना करके वो लोग सीखते हैं। चलिए, ठीक है, रचनात्मक प्रवृत्ति ये बहुत इंपॉर्टेंट। खेल एक रचनात्मक प्रवृत्ति, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है,
ये सब क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप नोट करके रखिए, अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर बार पूछा जाएगा, हर बार कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, तो आप ध्यान से ये सब देख लीजिए। ज्ञानेंद्रियों को भी विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान मिलता है। ज्ञान इंद्रिय हम लोग का क्या क्या है, आँख है, नाक है, मुंह है, कान है, ये सब, इनको भी बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होता है खेल के माध्यम से। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, आँख में बहुत कुछ देखते हैं, दौड़ने की प्रक्रिया देखते हैं, बच्चे कैसे दौड़ते हैं, दूसरा बच्चे कैसे दौड़ते हैं, दोस्त लोग कैसे दौड़ते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे बैठते हैं, कहाँ कौन सा गंध है, क्या पसीना का गंध क्या है, खुशबू का गंध क्या है, नाक कान आँख, ये सब बहुत कुछ सीखते हैं खेल के माध्यम से, ठीक है। चलिए, अब खेल के द्वारा बालकों की मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गदर्शन होता है। खेल के द्वारा बालकों में मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गदर्शन, मूल प्रवृत्तियों का बहुत कुछ उन लोग खोते भी है और बहुत कुछ अर्जित भी करते हैं, ठीक है। खेल के माध्यम से वो लोग बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत लोगों से बहुत कुछ सीख लेते हैं। और बहुत कुछ खोने का बात करें तो बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते कोई गिर गया तो उसका चोट लग गया, तो थोड़ा सा उनका चोट लगा है तो थोड़ा सा दर्द होता है, वो खोने वाला चीज़ नहीं, जस्ट थोड़ा सा उन लोगों का ये है कि थोड़ा पीछे आ जाता है बच्चे। फिर मम्मी बोलते हैं कल गिर गए हो, आज मत जाना खेलने, ये सब है। खेल के माध्यम से कुछ खोना भी पड़ता है, कुछ सीखना भी पड़ता है, ठीक है। चलिए, कल्पनाशीलता एवं पठन पाठन में रुचि बढ़ता है। खेलेंगे बच्चे जितना, उनका पठन पाठन में रुचि बढ़ेंगे, उनका मेंटली विकास बहुत ज़्यादा होगा, उन लोग सब कुछ सीखेंगे, रचनात्मक रचना करने की प्रवृत्ति में वृद्धि होगा, उनका शारीरिक वृद्धि होगा, मानसिक वृद्धि होगा, ठीक है, और मनोवैज्ञानिक भी वृद्धि होगा खेल के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग का परिवार एवं मित्र का टॉपिक लगभग जितना इंपॉर्टेंट था आपको पढ़ा दिए हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन आंसर परिवार एवं मित्र का जितना भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, आपका जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन होगा सब आपको कराया जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, आपका ईवीएस का क्लास में, ठीक है। इसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। आपका पहले टॉपिक को क्लियर करेंगे, समझाएंगे, फिर आपका क्वेश्चन आंसर का पर्व होगा, उसमें आप जब प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका दिमाग मतलब डेवलप होगा और सीटेट के लिए आप हर क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं आएंगे। परिवार एवं मित्र से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपका बनता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कीजिए, आप इसको समझ लीजिए, इसको घुसा लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है। चलिए, स्टडी बॉडीज हम लोग का जो चैनल है, इसमें जेटेट सीटेट और ऑल स्टेट टेट के लिए तैयारी किया जाता है, क्लास दिया जाता है। आप इस सब का नोट्स प्राप्त करने के लिए, नोट्स लेने के लिए आप 7543885729 में व्हाट्सएप नंबर में टेट या सीटेट लिखकर मैसेज कीजिए और इन सब का पीडीएफ के साथ नोट्स लीजिए और घर में आराम से रिवाइज कीजिए, पढ़िए और अच्छा नंबर के साथ पास कीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।